दोस्तों नमस्कार। जैसे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने शपथ ली और पहली मीटिंग करी, उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी अपने जो चुनावी वादे हैं उनसे पीछे हट रही है। दोस्तों, जब राजनीति की बात आती है तो कोई भी पक्ष मुद्दों को उठाने के लिए और उसका राजनीतिक फायदा उठाने से चूकना नहीं चाहता है। यही बात आज आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको एक घटना बताता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट भी करें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आप तक बहुत अच्छी जानकारी रिसर्च करके लेके आते हैं। तो आपका सहयोग रहेगा तो हमारा एनकरेजमेंट बना रहेगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2025 की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। 1998 का जब इलेक्शन था, वाजपेयी साहब जब सत्ता में आना चाह रहे थे, चुनाव का माहौल था, उस समय पालम एयरपोर्ट, जो पुराना एयरपोर्ट था, जो लोग जानते हैं, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, लगातार फ्लाइट्स लेट चल रही थी। मैं एयरपोर्ट पे था, मेरी फ्लाइट भी लेट थी। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो बीजेपी के जो उस समय एक थिंक टैंक कहे जाते थे, गोविंदाचार्य जी, वो वहीं पे ही एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे और मेरे को देख के मुस्कुराया और मुझे बोला कि इधर आके बैठिए मेरे पास। तो मैंने उनसे एक बात कही कि देखिए, अभी तो कांग्रेस की सरकार है, मिली-जुली सरकार है, कुछ सही नहीं चल रहा। अब मुझे एक बात ये बताइए कि इस समय जो हालात हैं, जब बीजेपी की सरकार आएगी तब भी हम लोगों को इस तरह की डिलेड फ्लाइट का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि परेशानी में एक व्यक्ति क्या बोलेगा जब आपको कहा जाए कि 3 घंटे फ्लाइट लेट है, ना आप घर जा सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, उस समय इंटरनेट भी नहीं होता था, वाई-फाई की बहुत दूर की बात है। तो ये सब जब स्थितियां थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी एज ए पॉलिटिशियन। उन्होंने कहा, विजय देखो, सत्ता बदलना आसान है, आप 6-7-8 महीने मेहनत करिए, सत्ताएं बदल जाती हैं। हमें सत्ता बदलने का टेंशन नहीं, हमें पता है कि बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी। हमें टेंशन इस बात का है कि जो वादे किए हैं, क्या वो हम पूरे कर पाएंगे? क्रेडिबिलिटी वहां आती है। इसीलिए आज का वीडियो जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके अंदर कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो इसलिए रख रहा हूं कि जिस तरह से केजरीवाल ने आखिरी बजट दिल्ली की जनता के सामने रखा था, अब सरकार बदल गई, दिल्ली की आमदनी उतनी है, क्या बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे हो पाएंगे, या जो पुराना बजट था उसमें कटौतियां होंगी और फिर वो राजनीतिक मुद्दा बनेगा, आम आदमी पार्टी उसका राजनीतिक फायदा उठाने का पूरा प्रयास करेगी? इसी की चर्चा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो जो एजुकेशन, स्पोर्ट्स और कल्चर के ऊपर जो एजुकेशन सेक्टर है, उस पर करीब 16,000 करोड़ रुपए का खर्चा केजरीवाल सरकार ने किया था और वो अक्सर बोलते रहे कि हमारा पूरा फोकस एजुकेशन में है। इसके अलावा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में करीब 8,600 करोड़, ये भी उनका था कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सर्विस, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह वगैरह हम बना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, महिलाओं को सब्सिडी 6,800 करोड़, जबकि उनका जो रिवाइज एस्टिमेट था वो था 10,000 करोड़। उनके पास पैसे नहीं थे तो 33% उन्होंने कटौती करी ट्रांसपोर्ट में। स्कूल में नहीं करी, हॉस्पिटल में नहीं करी, लेकिन फ्री बस सर्विस में सबसे अच्छा तरीका है कि जब बसें होंगी ही नहीं तो फ्री में चलेगा कौन, तो लोग अपने आप मेट्रो में या अल्टरनेट साधन पे चले जाएंगे। सोशल वेलफेयर स्कीम पे करीब 6,500 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट पे करीब 4,290 करोड़ का बजट आम आदमी पार्टी की सरकार ने रखा था। आगे देखें, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन 3,400 करोड़ के आसपास। और ये सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो दिल्ली जल बोर्ड, जो फ्री बिजली पानी था, और सीवेज फैसिलिटी अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए जो उन्होंने बनाई, उसके लिए उन्होंने ये पैसा रखा। फिर बिजली फ्री करनी है तो 3,350 करोड़, जिसमें से उन्होंने पावर सब्सिडी 3,250 करोड़, कुल मिला के पूरा का पूरा बिजली का बिल सब्सिडी में था। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिल घटा, दिल्ली की आबादी बढ़ी, घर बढ़े, गरीबों की संख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन बिजली का बिल घटा। इसका मतलब यह है कि जो लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल आ रहा है और बहुत ज्यादा आ रहा है, वो आपको बहुत क्लियरली यहां से बात समझ में आ जाती है।
फिर रूरल डेवलपमेंट की बात करी, चुनाव का टाइम था तो 922 करोड़ रुपए उन्होंने दिल्ली के जो बाहरी क्षेत्र हैं वहां पे डाला ताकि इसका फायदा चुनाव में मिले। पुलिस के ऊपर उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिर्फ जो उन्होंने निर्भया फंड और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए रखा था। दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की, इसलिए ये पूरा का पूरा खर्चा केजरीवाल का बच जाता है। जब वो बोलते हैं कि मेरे पास सरप्लस बजट है, हालांकि वो भी अब एक झूठ ही साबित हो रहा है, जब वो बोलते हैं कि मेरे पास सरप्लस बजट है तो आप समझिए कि लैंड डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और पुलिस का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाती है, इसीलिए वो सरप्लस बोल पाते हैं। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, आपको पता है दिल्ली में फ्लड की हालत क्या रही। पिछली बार 370 करोड़ था, इस बार 300 करोड़ रोका, करीब 20% के आसपास की कटौती की गई क्योंकि पैसा नहीं था। टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें इस पूरे सेक्टर्स में तो करीब पिछली बार जो 80 था उसकी जगह 78% ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं बात अलग से करूंगा। अब सवाल इस बात का है कि जब ये सारे खर्चे हो गए, एक स्लाइड आप और देखिए। वो स्लाइड ये है कि दिल्ली में जो बजट बनाया इस बार वो था 76,000 करोड़ का। 76,000 कहां से आए? 10,000 करोड़, 74,000 करोड़ तो था इंटरनल रिसीट्स, 10,000 करोड़ आप उसमें जोड़ दीजिए जो लोन था बैंकों से लिया हुआ, तो एक्चुअल जो दिल्ली की अपनी कमाई थी वो थी 64,000 करोड़ रुपए। 64,000 करोड़ को उन्होंने 76,000 करोड़ का जो बजट है वो बनाया, और कुल मिला के आप देखेंगे जो फिस्कल बैलेंस है, जो घाटे का सौदा है, वो करीब 6,500 करोड़ के आसपास है। मतलब आपकी आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि ऑलरेडी जो दिल्ली का बजट है उसके दिल्ली में पैसा नहीं है। उन्होंने, केजरीवाल ने, जो अपने आप को बोलते थे कि मेरे पास सरप्लस बजट है, 10,000 करोड़ रुपए बैंक से लेने का प्रावधान किया। लंबे चौड़े उन्होंने भी वादे किए, उनको पता था कि सरकार उनकी अगर वो दोबारा आते हैं तो ये सब करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो उन्होंने घोषणाएं करी 2100 रुपए महीना वगैरह वगैरह, वो अभी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो और दिल्ली का जो संकल्प पत्र जब जारी हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के लीडरशिप ने ये कहा था कि जो दिल्ली की जनता को मिल रहा है वो तो जारी रहेगा, हम अपनी तरफ से कुछ और सुविधाएं देंगे। इस पे पूरा एक वीडियो है, मेरे चैनल पे आप जाइएगा, उसमें मैंने मोदी जी के लिए रिक्वेस्ट की थी कि ये तो बताइए ये पैसा आएगा कहां से, क्योंकि जो आप वादे कर रहे हैं वो पूरे कैसे होंगे। उसी में दो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं जो सीधा एक पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, बाकी और बहुत सारी बातें थी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। दो मुद्दे जो थे, एक तो था 2,500 रुपए विमेंस को पर मंथ दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन को करीब 3,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। तो ये करीब दो चीजें बैठ जाती हैं करीब 25 से 26,000 करोड़ के आसपास। ऑलरेडी 10,000 करोड़ दिल्ली सरकार ने उधार लिया है जिसमें ये चीजें शामिल नहीं है। 25,000 करोड़ का बजट और जोड़ दिया जाएगा तो 35,000। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 35,000 करोड़ के आप लोन लेंगे, जबकि दिल्ली की टोटल इनकम 65,000 करोड़। 65,000 करोड़ आपकी इनकम और 35,000 करोड़ रुपए, मतलब आधे से भी ज्यादा पहले ही साल में क्या आप लोन लेना चाहेंगे? अगर ऐसी स्थिति रही तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि अगर 5 साल की हम बात करते हैं, क्योंकि ये तो हर महीने देना पड़ेगा, दिल्ली में अगर आमदनी बढ़ानी है तो बीजेपी सरकार को टैक्स बढ़ाने होंगे। इससे लोग नाराज होंगे कि हमने ये क्या कर दिया। व्यापारी वर्ग टैक्स देना नहीं चाहता, आम आदमी देना नहीं चाहता। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स कम किया है, वो केंद्र सरकार के खाते में जाता है। तो कुल मिला के स्थिति आती है जीएसटी की, और जीएसटी हम बढ़ाते हैं तो पॉलिटिकल हंगामा होता है। इस पूरी स्थिति को अगर हम ध्यान से देखें तो स्थिति काफी चिंताजनक है। अब रही बात 35,000 करोड़ की, अगर हम 5 साल में भी 35,000 करोड़ की अगर मान लीजिए हर साल उधार लें तो 5 साल बाद दिल्ली की स्थिति क्या होगी ये हमें समझना होगा। इसका मतलब ये है कि हम करीब, कम से कम अगर हम जोड़े तो 1,75,000 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर लोन आ जाएगा दिल्ली के ऊपर। और अगर हम उसको 8% या 10% भी कैलकुलेशन के लिए रखें तो करीब 15 से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में हमारे को ब्याज, उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, जो करीब 15 से 20,000 करोड़ है।
अब 20,000 करोड़ रुपए अगर दिल्ली का बजट में इंटरेस्ट कॉस्ट जुड़ता है तो ये तो सबसे बड़ा कॉस्ट सेंटर बन जाएगा, क्योंकि एजुकेशन जो सबसे बड़ा कॉस्ट सेंटर है वही 16,000 का। हम ये मानते हैं कि अगले 5 साल में दिल्ली की आमदनी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन कितना? 3 ही तरीके हैं। आप जीएसटी बढ़ाइए, वो संभव नहीं। आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाइए, वो भी एक लिमिट तक है। इनकम टैक्स बढ़ाइए, वो आप पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल रूल है। फिर आप वैट बढ़ाइए, व्यापारियों पे खर्चे बढ़ाइए, या नॉन टैक्स रेवेन्यू, पार्किंग फीस बढ़ा दीजिए, पॉल्यूशन चेकिंग की फीस बढ़ा दीजिए, दुनिया भर की सर्विसेज जो दिल्ली सरकार देती है उन सब पे चार्ज लगा दीजिए। क्या ये करने से बीजेपी का जो वोट बैंक है वो खुश होगा? क्या केजरीवाल इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे? ये आज अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अब रास्ता क्या है? रास्ता एक ही आता है इसमें निकल के दोस्तों, कि अगर हम बीजेपी की वादों की बात करें, अगर सारे वादे उनको पूरे करने हुए तो 37,000 करोड़ के आसपास एडिशनल कॉस्ट है ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग बजट। आप उस बजट को कितना भी रैशनलाइज कर लीजिए, 10,000 करोड़ रुपए बचा लेंगे, 20,000 करोड़ रुपए बचा लेंगे, 60 में से आप 30% को रैशनलाइज कर लेंगे, फिर भी 17,000 करोड़ रुपए आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि 10,000 का ऑलरेडी बजट में प्रोविजन है लोन का रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, और 7,000 8,000 करोड़ ऊपर से। तो कहने का मतलब है 17 से 20,000 करोड़ रुपए तो आपको लेने ही पड़ेंगे। क्या ये दिल्ली के भविष्य के लिए सुखद होगा? ये अपने आप में एक सवाल है। तो फिर मुद्दा कहां निकल के आता है? मुद्दा बहुत सिंपल सा है दोस्तों, कि चुनावी वादों का क्या होगा। इसीलिए जब दिल्ली सरकार बजट पेश करेगी, आप देखिएगा उस दिन काफी हंगामा होगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, पत्रकार हो, जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, एंटी मोदी लॉबी है, उन सबको एक मसाला मिल जाएगा ये कहने के लिए कि देखिए दिल्ली में बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। और इसका फायदा मिलेगा फिर बंगाल के लोगों को, वहां की लोकल जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये कहने के लिए कि बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं करती। फिर बिहार में चुनाव है, बाकी राज्यों में चुनाव आएंगे अगले साल, तमिलनाडु के चुनाव है। कहने का मतलब क्या है? अब ये देखना होगा कि बीजेपी सरकार मोदी की गारंटी को कैसे पूरा करती है। इंटरेस्टिंग होगा। अब यहां पे आएगी क्रिएटिविटी, पॉलिटिकल असेसमेंट। हो सकता है बहुत सारी जो दिल्ली सरकार की अभी की स्कीम है उनको मर्ज कर दिया जाए, जिनको एक स्कीम मिल रही है उनको दूसरे का फायदा ना हो, जिनको फ्री बिजली पानी मिल रहा है उनको शायद 2,500 रुपए ना मिले, उनके लिए कम कर दिया जाए। कहने का मतलब है कुछ ना कुछ तो आपको फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करनी ही पड़ेगी। सिर्फ कहने से कि सब कुछ जैसे कहा गया वैसा हम दे दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पैसा नहीं। और अभी तो सीएजी की रिपोर्ट्स आनी बाकी है, उससे पता लगेगा कि दिल्ली की एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्योंकि 14 रिपोर्ट्स तो अगले हफ्ते लॉन्च होंगी, पब्लिक के सामने आएंगी, तब हम देखेंगे कि उसमें क्या है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी या बीजेपी इसको पूरा कर लेगी? अगर कर लेगी तो पैसे का इंतजाम कैसे होगा? सेंट्रल कितनी ग्रांट देगा, स्पेशल स्टेटस देगा दिल्ली को? क्योंकि दिल्ली तो ऑलरेडी पर कैपिटा इनकम में देश में सबसे आगे है। सबसे अमीर राज्य को स्पेशल स्टेटस देने का मतलब है बिहार, बंगाल, बाकी राज्यों में अपने आप एक विरोध शुरू हो जाएगा बीजेपी की पॉलिसीज को लेकर। तो फिर किन किन को आप स्पेशल स्टेटस देंगे? मतलब सेंटर की तरफ से आपको कोई ग्रांट, कोई पैकेज देना पड़ेगा। सेंटर के पास क्या पैसा है? वो भी बजट में हमने चर्चा की थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब ये देखना होगा कि बीजेपी की सरकार आने वाले दिनों में अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स को कैसे पूरा करती है। आपको क्या लगता है? जो भी आपके सुझाव हों निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस मुद्दे पे चर्चा करिए, हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।